दिस इज विवेक यादव और आप देख रहे हैं वी3 बाय द साइंस ब्रिगेड। और आज हम लोग बात करेंगे सोल्यूशन नाम के एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सोल्यूशंस क्या होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, इन सब के बारे में डील आज करेंगे। ठीक है, और आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है, तो कॉन्सेप्ट पे निगाह डालेंगे, लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स है उन पे निगाह उतना नहीं डालेंगे जितना डालना चाहिए। ठीक है, वो कल से करेंगे। सो पहले कॉन्सेप्ट डाल लेते हैं, इसमें है क्या, सॉल्यूशंस क्या कहना चाहता है आपसे। ठीक है, आपने सबसे पहले जब आप क्लास 11th में भी, हाँ, और क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो दो तरह से क्लासिफाइड होता है, या तो प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा। ठीक है, अच्छा, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें इम्प्योरिटीज यानी कि एडिशनल सब्सटेंसेस का समन्वय, या कह सकते हैं एडिशनल सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, तो वैसे तो कहा जाए कि प्योरेस्ट फॉर्म आप प्रैक्टिकल यूज में देखेंगे तो बड़ा मुश्किल है, प्योरेस्ट फॉर्म मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए अधिक चीज़ आपको जो मिलती है वो ट्रेस में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक सब्सटेंस लिया है, कोई केमिकल ले लीजिए, मैं Na ले रहा हूँ, सोडियम फॉर एग्जाम्पल, तो सोडियम लिया है, तो आप जानते हैं सोडियम एक एक्टिव मेटल है। ठीक है, और एक्टिव मेटल की पहचान ये है कि उसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आउटर मोशन में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव करंट रखेगा। अब मान लीजिए कि अगर ये एटमॉस्फेयर में कहीं है, कहीं पर भी है, अर्थ पर कहीं पर भी है, तो होगा ये कि इसके आसपास गैसेस भी होंगी। अब ये गैसेस क्या होती है? गैसेस अधिकतर नॉन मेटल्स होती हैं इन नेचर में। ठीक है, तो नॉन मेटल होती हैं, तो इनकी टेंडेंसी भी क्या, इलेक्ट्रॉन खींचने की, और इसकी टेंडेंसी की इलेक्ट्रॉन देने की, तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज बाद में आया, पहले नहीं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन दिया गया तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो ये केटायन में कन्वर्ट हो गया, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, फॉर एग्जांपल इसने लिया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक केटायन और एक एनायन बन गया, जिसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के जरिए क्या हो जाएंगे, ये आपस में चिपक जाएंगे, यही कह सकते हैं अट्रैक्ट हो जाएंगे, या एक यूनिट बना लेंगे। ध्यान रहिए, आयनिक कंपाउंड है, इसलिए हम यूनिट की बात करते हैं, ना कि मॉलिक्यूल की। ये मॉलिक्यूल नहीं, यूनिट है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड का ये यूनिट बनकर तैयार हो गया है, और हम कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के सहारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली जो चीजें हैं वो आपको इम्प्योर फॉर्म में ज्यादा मिलेंगी, प्योर फॉर्म में कम मिलेंगी। ठीक है, अब इम्प्योर फॉर्म में मिलेंगी तो उसको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है कि अगर कोई चीज केमिकली जुड़ी हुई है तो, और कोई चीज नॉन केमिकली जुड़ी हुई है तो। अब एक केमिकली जुड़ना, नॉन केमिकली जुड़ना क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले केमिकली जुड़ना क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस मिक्सचर को या इस चीज को हम बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? सो डेफिनेशन तो बहुत पहले से विदित है, देखिए क्या कहते हैं, अ सब्सटेंस which is formed by the combination of two or more atoms, ऑफ कोर्स ये किसी एलिमेंट के होंगे, इन अ फिक्स्ड रेशियो, यानी कि जब कभी भी दो या दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन होंगे इन अ फिक्स रेशियो, तो इस तरह के सब्सटेंस जो बनते हैं उन्हें हम कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, ये जो सब्सटेंस होगा ये एक तरह का मिक्सचर है, बट इसको फिर भी हम क्लासिफाई करते हैं एज अ प्योर सब्सटेंस में, क्योंकि इसके अंदर और भी इम्प्योरिटीज नहीं है। अब और भी इम्प्योरिटीज नहीं है, हम लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, हम कब कहेंगे कि इसमें और इम्प्योरिटीज है कि नहीं है? तो उसका रीजन ये है जो अब आने वाला है। ठीक है, अगर रेशियो फिक्स नहीं हुआ, अगर जो रेशियो है
ये फिक्स नहीं हुआ, जैसे आप दूध में पानी डाल दो, ठीक है, कितना डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उस हालत में होगा ये कि वो जो सब्सटेंस होगा उसको मिक्सचर कहेंगे, ना कि कंपाउंड। कंपाउंड और मिक्सचर में बेसिक अंतर यही है कि कंपाउंड जो होता है उसमें रेशियो फिक्स होता है, ठीक है, चाहे आप बाय वेट कह ले, चाहे आप बाय मास कह ले, चाहे बाय वॉल्यूम कह ले, रेशियो फिक्स होगा, या बाय नंबर ऑफ एटम्स कह ले। लेकिन जो मिक्सचर होगा उसमें रेशियो फिक्स नहीं होता। आप जो खाना खाते हो वो मिक्सचर है, ना कि कंपाउंड, ठीक। ओके, आगे बात देखते हैं। सो मिक्सचर क्या हुआ, उस पर जरा निकाल डालिए। सो ये कोई खास बात नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more substance is called mixture। यानी कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होगा उसके रेशियो में कोई बात नहीं की गई है, रेशियो कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। अब हम देखते हैं मिक्सचर कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन यहीं से आएगा। सो मिक्सचर के टाइप, इसका इंपॉर्टेंस आपको बता दें, बहुत जगह इंपॉर्टेंस है। अगर सॉल्यूशन में एनालिटिक्स का ध्यान ना रखा जाए तो क्या क्या हो सकता है, उसमें कुछ जरूरी बातें ये हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो वाटर है, वाटर में एक एलिमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं फ्लोरीन, वो मिलाया जाता है, ठीक है। उसको मिलाने से होता क्या है, उसको मिलाने से होता ये है कि आपके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है, या यूँ कह सकते हैं आपके बॉडी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो तभी होगा जब ये जो कॉम्बिनेशन है वो केवल 1 ppm या फिर यूँ कह सकते 1 parts per million होता हो, ठीक है। मिलियन ऑफ कोर्स 10⁶ मॉलिक्यूल्स या एटम्स या एंटिटीज होंगी, ठीक है। लेकिन अगर यही जो ppm है ये 1 की जगह 1.5 हो जाए, केवल 0.5% बढ़ा है, ठीक है, तो इसमें अनर्थ होने की संभावना है, यानी कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। रेड उसी तौर पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक तरफ पॉजिटिव कैरेक्टर है, दूसरी तरफ नेगेटिव कैरेक्टर है, और डिफरेंस किस बात का है, केवल उस कंसंट्रेशन का, और वो भी कितना है, 10 लाख, यानी कि पर मिलियन में एक पार्ट का केवल क्या है, अंतर है। अगर वो अंतर आ जाएगा तो बहुत कुछ जाएगा। या फिर आप ये भी देखिए कि जो आप इंजेक्शन आपको दिया जाता है दवाई के समय, तो होता ये है कि वो एक कॉम्बिनेशन में डिसॉल्व होता है, एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, ठीक है। उस सॉल्यूशन में वाटर के साथ साथ NaCl या सोडियम क्लोराइड भी पड़ा होता है, जिसका मोलैरिटी फिक्स होता है, ठीक है। अगर वो मोलैरिटी बदला तो आपके अंदर जो इंजेक्शन का जो प्रेशर ज़्यादा है वो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से आपकी नर्व्स भी फट सकती हैं, जिससे डैमेज हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर सॉल्यूशन में बेसिक जो काम होने वाला है वो एनालिटिक्स के ऊपर है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल टर्म्स हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तब जब आप मेडिसिन के फील्ड में हो, ये तब तो खास तौर पे, ठीक है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम कुछ और बात करते हैं, उनमें ये है, पहले हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात कर लेते हैं। सो मिक्सचर्स को हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं, एक बोलते हैं होमोजीनियस, मिक्सचर, ये मिक्सचर क्या होते हैं, तो डेफिनेशन में जो की पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूं कि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म
कॉम्पोजिशन। अगर किसी भी मिक्सचर का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो तो वो क्या होगा, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा। लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि आप मिक्सचर में कहीं पर भी उसको एनालाइज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, आप चीनी को पानी में मिला दीजिए तो वो स्वीट वाटर बन जाएगा, करेक्ट है। लेकिन उसको आप कहीं से भी टेस्ट करके देखिए, चाहे साइड से, चाहे बॉटम से, चाहे अप से, चाहे डाउन से, कहीं से भी टेस्ट करके देख लीजिएगा, वो आपको स्वीट ही नजर आएगा। यानी कि उसका कॉम्पोजिशन जो एक जगह है, एक लोकेशन पर है, वही कॉम्पोजिशन हर जगह होगा। ये बाय मीन होता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का, ठीक है। यानी कि उसका जो बनावट है या उसका जो कॉम्पोजिशन है या उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हर जगह क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट ऑफ लोकेशन, ठीक। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इसका जो दूसरा टाइप है, उसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। लेकिन उसको बताने से पहले बता देते हैं कि इसके भी दो पार्ट्स में आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन एक इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट स्टेट क्यों है, उसका रीजन आपको अगले चैप्टर जो कि होने वाला है, क्या होने वाला है कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। बट इसके फर्ज अभी के लिए यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। लेकिन बता दो, तो दूसरा वाला है वो इंटरमीडिएट स्टेट है, बाउंड्री है, आप रफ उसको नहीं कह सकते, लेकिन ये तो पक्का है। इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और दूसरा है उसको बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। ब्लड, दूध, नींबू पानी, ये सब कोलॉइडल सॉल्यूशन में आते हैं। और सॉल्ट वाटर, स्वीट वाटर, ये सब आते हैं आपके ट्रू सॉल्यूशन में, ठीक है। अब ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल में क्या अंतर है, एक और अच्छा पहले देखते हैं फिर बात करते हैं। नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। वहां पे कंपोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये डिफरेंस होगा। सो नेक्स्ट विल बी हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसमें कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि बनावट क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। यानी कि जो चीज, जो प्रॉपर्टी आप एक पॉइंट ऑफ लोकेशन पे देखेंगे वो प्रॉपर्टी आपको अलग नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सैंड और वाटर का मिक्सचर लें, ठीक है, तो सैंड नीचे है, वाटर ऊपर है। आप ऊपर से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पार्टिकल्स ऑफ सैंड बहुत ही रेयर मिलेंगे, लेकिन पानी के पार्टिकल्स मैक्सिमम मिलेंगे। लेकिन जब आप बॉटम में देखेंगे तो आपको इसका जैसा उल्टा होगा, पानी के ट्रेसेस कम होंगे लेकिन जो सैंड है वो आपको अधिक मिलेगा। तो ये एग्जांपल हुआ था हेटेरोजेनियस मिक्सचर का। अभी मैं बिल्कुल बेसिक चल रहा हूँ, अभी थोड़ा सा हम लोग गियर बदलेंगे, ठीक है, ओके। अब तो जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं इनका एक नाम और है, उसको बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। अभी तो हम आपको जो क्लास 10th या 9th में जो आप लोग पढ़ कर आए हैं उस पे बेस बना करके हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। अभी जो बेसिक सेंस है वो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इन तीनों में जो बेसिक सेंस है वो है पार्टिकल साइज का। अगर पार्टिकल साइज नैनोमीटर से कम ऑर्डर का होता है तो आप कहते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन है। अगर वो माइक्रोमीटर से नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है तो आप कहते हैं कि वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है। और अगर पार्टिकल साइज आपका जो माइक्रोमीटर है उससे भी बड़ा हुआ, यानी पार्टिकल साइज से बड़ा हुआ, तो आप कहेंगे कि वो जो है वो आपका सस्पेंशन में कन्वर्ट हो चुका है। ये दोनों में अंतर है। इससे फायदा क्या होगा, अगर पार्टिकल नैनोमीटर से कम ऑर्डर का है, ठीक है, तो आपको वो जो सॉल्यूशन होगा वो दिखाई, मतलब उसके जो ट्रेसेस हैं सॉल्यूट के वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। सॉल्यूट क्या होता है उसके बारे में डिटेल बात करेंगे नहीं, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। ऐसी हालत में ट्रू सॉल्यूशन का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा होगा, वो आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। आप चीनी को पानी में मिला दीजिए, आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं अगर वो ऑर्डर नैनोमीटर से माइक्रोमीटर के ऑर्डर का आ गया, ठीक है, उस हालत में आप जब मिलाएंगे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि जो कंपोजिशन है वो तो मेंटेन रहेगा, लेकिन
वो ट्रांसलूसेंट होगा, यानी कि पार्शियली लाइट क्या होगी, वो आर पार निकल पाएगी, या यूं कह सकते हैं कि पास हो पाएगी। ठीक है, फिर आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में माइक्रोमीटर से ज्यादा साइज होने की वजह से पार्टिकल आपको विजिबल होगा, और इसलिए आप उसको ओपेक सब्सटेंस या ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये तीनों में अंतर है फिजिकली, और केमिकली अंतर क्या है वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी मिक्सचर को डिफाइन करने के लिए हमको पार्टिकल का साइज बताना आवश्यक है। ठीक, अब देखिए अभी मेरे मुंह से निकल गया था कि सॉल्वेंट या सॉल्यूट। ठीक है, ये असल में दो कंपोनेंट्स हैं किसी भी सॉल्यूशन के। सॉल्यूट की मात्रा कितनी भी हो सकती है, कितने सॉल्यूट के अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट हो सकते हैं, उसके अनुसार अगर मान लीजिए सॉल्वेंट एक कंपोनेंट है और सॉल्यूट भी एक कंपोनेंट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर मान लीजिए दो कंपोनेंट सॉल्यूट के हैं और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट का है, यानी तीन कंपोनेंट है टोटल मिक्सचर के, तो उसे हम ट्राइनरी या टर्नरी कहते हैं, और अगर चार हैं तो क्वार्टरनरी एंड सो ऑन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितने ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब पहले हम लोग डिफाइन करते हैं सॉल्यूट क्या है, फिर डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सो पहले हेडिंग है सॉल्यूट। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास दोनों के फेज अलग अलग है, यानी कि मान लीजिए एक लिक्विड है एक सॉलिड है, तो उस हालत में आप कहेंगे कि जो सॉलिड वाला है वो सॉल्यूट होगा और लिक्विड वाला सॉल्वेंट होगा। बट अगर दोनों फेज में सेम फेज में है, यानी कि जैसे मान लीजिए लिक्विड लिक्विड है या सॉलिड सॉलिड है या गैस गैस है, दोनों ही सेम फेज में है, तो उस हालत में जो कम अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, सो मैं जो जनरल डेफिनेशन है वो लिख रहा हूँ कि जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट है। ठीक है, बाकी फिजिकल अपीयरेंस पर पहचान जाएंगे अभी जैसे बताया। सो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द component of solution which is in inferior amount, inferior का लेस अमाउंट लिख सकते हैं, is called सॉल्यूट। यानी किसी भी सॉल्यूशन में आपके पास जो कम अमाउंट में होगा उससे आप सॉल्यूट कहेंगे, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसे सॉल्यूशन कहेंगे। एक बात तो ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि जो सॉल्यूशन का फेज होगा, सॉल्यूशन सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का फेज क्या होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, बेसिक एग्जांपल है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसमें तो क्योंकि फेज अलग अलग है इसलिए लिक्विड फेज वाले को सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, आपको सॉल्टी वाटर मिलेगा, सलाइन वाटर कहते हैं। ठीक है, आप तीनों ऐसे समझ सकते हैं, जो कम फेज में, या फिर अगर फेज अलग अलग है तो जो सॉलिड फेज में है उसको सॉल्यूट कहेंगे। तो ये है आपका सॉल्यूट। ठीक है, और जो ज्यादा अमाउंट में है, अभी डेफिनेशन बदलेगी लेकिन एग्जांपल समझ लीजिए, जो ज्यादा अमाउंट में है उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट, या जो लिक्विड फेज में है इस केस में उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो बनके तैयार होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सॉल्यूशन की मात्रा कम ज्यादा हुई तो वो डेंजरस हो सकता है किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, ऑफ कोर्स ह्यूमन के लिए खास तौर पे। अब हम डेफिनेशन लिखते हैं सॉल्वेंट की, जैसा बताया वैसे हम करेंगे। सो इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और वी हैव अ डेफिनेशन। ये सॉल्वेंट हो जाएगा द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन ग्रेटर फेज, या ग्रेटर अमाउंट, या लार्ज अमाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एग्जाम्पल अभी आपने देखा, पानी यहाँ पर अभी अगर सलाइन वाटर बनाना है तो आप नमक तो नहीं डालोगे ना,
पानी ज़्यादा रखोगे ना तो उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। और जो इनके कॉम्बिनेशन मिलेगा उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये बेसिक बातें हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो एनालिटिक्स पर है, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल पोर्शन इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, स्पेशली जब एनालिटिक्स करेंगे तब। ओके, सो अभी हम लोगों ने सॉलिड, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बात जानी थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि जरूरी कि सॉल्वेंट लिक्विड में हो, गैस में हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैम्फर को लें और उसको हीट अप करें तो वो गैस के साथ मिक्सअप हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एयर आपका, या यू कह सकते हैं सॉल्वेंट आपका गैस है और सॉलिड आपका सॉलिड है। तो इस हालत में सॉलिड और गैस का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर गैस का लिक्विड भी हो सकता है। जैसे आप फिश को जानते होंगे, फिश जानते हैं ना, जिसमें वही जो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन ग्रहण करती है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो ऐसी हालत में वो जो सिस्टम होगा वो गैस इन लिक्विड के फेज में होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेन काम है वो एनालिटिक्स पर है, ठीक है। और एनालिटिक्स में हम दो कंपोजिशन के बारे में आप जानेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के जितना अमाउंट होगा उस पर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से दो तरीके पर बात हम आज करेंगे। पहली बात है उसको बोलते हैं मास परसेंटेज, ठीक। और जो दूसरी बात है वो है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, या मास बाय मास हम सब्सटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो पहले लिखते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ये बेसिकली सॉलिड से सॉलिड पे काम आता है, यानी कि दोनों फेजेस सॉलिड होने चाहिए। सो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जो यूनिट में होगा ये वही यूनिट में ये भी होगा। अगर 1 ग्राम है तो ये भी ग्राम में, 1 किलोग्राम है तो भी किलोग्राम में। प्लीज यूनिट का ध्यान रखिएगा। सो ये परसेंट, सेंट का मतलब क्या होता है, संचित ने सेंचुरी मार दी यानी कि 100, तो इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों होंगे, इसलिए ये बड़ा होगा, ये हमेशा छोटा होगा, ठीक है। परसेंटेज 45%, 60% आएगा, वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो हमने कहा कि भाई हमने लिया H2O है, H2O हमने लिया 18 ग्राम्स, ठीक है, 18 ग्राम्स लिया, और कहा कि भैया इसमें 2 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। बताओ हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, या ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा। अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है तो टोटल में से हाइड्रोजन माइनस कर दिया, ऑक्सीजन का आ जाएगा मास। अगर हाइड्रोजन का निकालना है तो इसी फॉर्मूले पुट कर दिया जाएगा। तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होगा, हाइड्रोजन के मास का जो परसेंटेज होगा उसको निकालने का तरीका ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, ओवर ग्राम ग्राम कट जाएंगे ना, ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है। मैं एक जनरल केस ले रहा हूँ, हालांकि कंपाउंड है, सॉल्यूशन नहीं है। उस हालत में चलिए हाइड्रोजन और ये लेते हैं अब, ठीक है। तो ये हो गया 18 इंटू, नहीं तो 18 नहीं होगा क्योंकि 2 ग्राम H2 है और ये 18 है, मतलब कि 20 हो जाएगा, इंटू 100। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 10% आएगा, यानी कि H2O में अगर 18 ग्राम में H2O लूँ, इसमें हाइड्रोजन मिला दूँ, गैस मिला दूँ, ठीक है, अभी ऑक्सीजन मिला था तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है, तो उस हालत में जो टोटल मास होगा वो 20 ग्राम हो जाएगा, और 20 ग्राम होने की वजह से जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो 100 हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा, और जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो 2 ग्राम रह जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 10% करीब आएगा, ठीक। यानी कि हर 100 ग्राम में 10 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन उपस्थित है इस सॉल्यूशन में, ठीक है। ये मास परसेंटेज था। उसी तरह से हमारा जो आज का आखिरी टॉपिक है
वो है पार्ट्स पर मिलियन। पहले वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देख लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन आगे देखते हैं। जैसे जैसे सब्सटेंस क्रूशल होता जाता है वैसे वैसे उसका अमाउंट घटता जाता है। मास बाय मास तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर सब्सटेंस की जो वॉलेटिलिटी है, या यूं कह सकते हैं जो सब्सटेंस ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है, वहां पर उनका जो अमाउंट है वो कम जाता है। केमिकल रिएक्शन तभी अधिकतर पॉसिबल हो पाती है जब हम सब्सटेंस जो है कैसा लें, वो तो ये वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, यानी कि ये दोनों जो फेजेस होंगे वो फ्लूइड होंगे। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जो कि फ्लो कर सके। आप जानते हैं फ्लो करने वाले दो सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो गैस और एक तो लिक्विड, यानी कि दोनों स्टेट जो होती है वो फ्लो कर सकती है। तो इसीलिए हम इनको फ्लूइड परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन भी कहते हैं। आपने कई सारे सोल्यूशन बनाए होंगे, जैसे खास तौर पे जब आप इंजेक्शन देते हैं तो वाटर के साथ सॉल्ट का सोल्यूशन होना जरूरी है। तो सोल्यूशन वो ब्राइन कहते हैं उसको, तो ब्राइन का जब पानी का सोल्यूशन होगा तो एक और कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आप दूध में पानी या पानी में दूध मिला करके देख लीजिएगा, ये सब तरीके वॉल्यूम परसेंटेज के हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ऑफ कोर्स यहाँ पे डिफरेंस करने के लिए टेक्निक वही है कि जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, अभी भी परसेंट में है इसीलिए 100 लिखा गया है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आप नाप सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आप नाप सकते हैं, टाइम्स 100 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये अधिकतर ट्रेसेस में काम आता है। जब ट्रेस केमिकल एनालिसिस करते हैं, ये कह सकते हैं कि जैसे आप मंगल पे गए और मंगल पे गए तो आपने कुछ मिट्टी वगैरह लिया है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि इस मिट्टी में डायमंड या कोई क्रिस्टल आप ले लीजिए, उसका अमाउंट कितना है। तो उसको निकालने के लिए आप क्रिस्टल का तो वेट करने नहीं जाओगे ना, उस हालत में आप पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। इतने ट्रेसेस में या इतने मिलियन ट्रेसेस में इतने पार्ट्स किसके हैं, वो उस क्रिस्टल के हैं। सो ये है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ओके, तो इसका तरीका क्या है, तरीका ये है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 नहीं है, अब 10 की पावर 6, मैं थोड़ा सा साफ लिखता हूं, 10 की पावर 6, इसको थोड़ा सा यहां लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। 1 मिलियन में 10 की पावर 6 एंटिटीज होती हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये जो क्वालिटी है या ये जो एनालिटिक का एक और कॉन्सेप्ट है, वो आपको ट्रेसेस की गिनती बता सकता है, नॉट बाय मास, नॉट बाय वेट, बट इट्स यूनिट्स, ठीक है। तो NaCl, जो आपके पास कोई मिट्टी है मान लीजिए, तो मिट्टी में कितना सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल मौजूद होंगे, या मैग्नेटिक जो आपके पास ओर्स हैं जिसमें आप Fe2O3 बोलते हैं, वो कितने ओर्स मौजूद होंगे, उसके बारे में ये डील करता है, ठीक है। तो इसमें हुआ ये है कि 1 लाख, या यूँ कह सकते हैं कि
100,000 के ऊपर, ठीक है, यानी 10 लाख, तो 10 लाख पार्ट्स अगर हम करें उस सॉल्यूशन के, तो उसमें एक पार्ट में, ये जो कह सकते हैं उस एक पार्ट में कितने पार्ट्स होंगे सॉल्यूट के। यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास पानी है, तो पानी के अगर हम 10 लाख टुकड़े कर दें, तो हाइड्रोजन का अमाउंट उसमें किस पार्ट में आता है उसको डिफाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली क्रिस्टल्स को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि उस समय हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ क्रिस्टल देते हैं, ना कि उनका वेट। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अब हम लोग जब अगले लेक्चर में बात करेंगे तो हम देखेंगे वॉल्यूम और बाय वॉल्यूम, यानी कि अगर जो फेज है वो लिक्विड होता है सॉल्वेंट का, अगर सॉल्वेंट का फेज लिक्विड होता है तो हम वहाँ पर किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग एनकाउंटर करेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड इक्विवेलेंट वेट। उसके साथ साथ फिर आएंगे सॉल्यूशन के लॉस पर, जिसमें राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ की पॉइंट होंगे इस चैप्टर के। तब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए V3 बाय द साइंस ब्रिगेड। तब तक के लिए धन्यवाद।